चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम देख रहे हैं रेसिडेंस स्टेटस इंडिविजुअल का। एक इंडिविजुअल इंडिया में कब रेसिडेंट कहलाता है? अब इंडिविजुअल में क्या होगा? इंडिविजुअल रेसिडेंट भी हो सकता है, पहली बात। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, एंड नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। सर, ये कब होगा? जब वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे। जब वो एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड करेगा तो वो कहलाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जब वो बेसिक सेटिस्फाई करेगा तो सिर्फ कहलाएगा रेसिडेंट। बट जब वो एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा तो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एंड जब वो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करे, अगर वो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। ठीक है। चलिए, दूसरी बात। जब कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट हो गया, मतलब उसने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो ही आपको चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है कि नहीं। लेकिन कोई अगर इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब वो हो गया नॉन रेसिडेंट, तो ऐसे केसेस में आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया चेक करना नहीं है। ठीक है। चलिए, किस तरीके से फाइंड करेंगे रेसिडेंस स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल? इंडिविजुअल का रेसिडेंस स्टेटस कैसे? अगर कोई इंडिविजुअल, बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन बताई गई है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में। क्या बताया गया? अगर कोई इंडिविजुअल है ना इंडिया में स्टे करता है इन प्रीवियस ईयर में, बट ऑब्वियसली अगर वो प्रीवियस ईयर में स्टे करता है 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए, मोर के लिए इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर स्टे कर लेता है, तो वो हो जाएगा रेसिडेंट। मान लो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, एक और ऑप्शन में कंडीशन दी गई है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज आना चाहिए, 60 डेज इन अ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर, 365 डेज और मोर इन अ 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब 60 डेज रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आना चाहिए, प्रीवियस ईयर में आना चाहिए, और पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 सालों में वो 365 डेज या मोर डेज के लिए अगर आएगा तो प्रीवियस ईयर में वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे 182 days or more, and he has been in India during 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more, and has been in India for 60 days or more in relevant previous year। ठीक है, ये हो गया कंडीशन किसके लिए? बेसिक कंडीशन हो गया रेसिडेंट चेक कर। चलिए बच्चों, अब देखो क्या लिखा है। If the individual satisfy any of the condition mentioned above, any of the condition mentioned above, any का मतलब समझ गए ना बच्चों? क्या कहना चाहता है कि अगर वो 182 डेज आ गया प्रीवियस ईयर के अंदर, 182 डेज भी और इससे ज्यादा भी आ गया, तो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। और अगर मान लो इसमें नहीं आता है तो दूसरी कंडीशन क्या है? 60 डेज और मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज or more in a 4 years immediately preceding relevant previous year। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो बन जाएगा रेसिडेंट। क्लियर? बट यहां पे कुछ एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है? अगर कोई इंडियन सिटीजन है, एक्सेप्शन ऐसे है कि देखो, ये है फॉर एग्जांपल इंडिया और ये है सर फॉरेन कंट्री। अब एक्सेप्शन क्या कहता है? ठीक है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो भारत छोड़ के बाहर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस लिए जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए कोई इंडियन सिटीजन अगर यहां से बाहर जा रहा है, और कोई इंडियन सिटीजन है जो यहां से एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, यहां से कोई इंडियन शिप है
जो यहाँ से बाहर जा रहा है, और इंडियन शिप का क्रू मेंबर, मतलब शिप का मेंबर, शिप पे काम करने वाले लोग, ठीक है। तो कोई अगर इंडियन सिटीजन है, शिप में काम करता है, इंडियन शिप पे काम करता है, और यहां से शिप बाहर जा रहा है, तो ऐसे केसेस में जो दूसरी कंडीशन थी ना, ये 60 डेज वाली, ये वाली, इसको देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना है 182 डेज। तो आपको सिर्फ देखना है कि 182 डेज अगर इंडिया में है तो सिटीजन होगा, अदरवाइज सिटीजन रेसिडेंट होगा, अदरवाइज रेसिडेंट नहीं होगा, ठीक है। जिसको यहां लिखा गया है, देखो, इफ एन इंडियन सिटीजन who lives India during the relevant previous year as a member of a crew of an Indian ship or for the purpose of employment outside India, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे आप, 182 डेज, बेसिक कंडीशन की फर्स्ट ही कंडीशन आपको देखनी है, ऑप्शन वाली 60 एंड 365 नहीं देखना है। तो अगर 182 डेज रहा होगा इंडिया में तो ही क्या कहलाएगा, रेसिडेंट। दूसरा है, दूसरा कंडीशन, दूसरे में क्या कह रहे हैं, ये इंडिया है और ये फॉरेन है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फॉरेन में कोई इंडियन सिटीजन है, या फॉरेन में कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फॉरेन में है, वो यहां से इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा है, यहाँ घूमने के लिए आ रहा है, ठीक है। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया comes to India on a visit during the relevant previous year, तो ऐसे केसेस में अगेन आप 182 डेज वाली फर्स्ट कंडीशन ही देखोगे, ऑप्शन वाली 60 एंड 365 नहीं देखोगे। क्लियर? चलिए, बट यहां पे एक थोड़ा और डिटेल करना है आपको। हाउएवर, अब ये क्या लिखा है, जरा देखिए उसको। चलिए, अब क्या है, अब ये कह रहे हैं आपको कि अभी जिसकी हमने बात की, किसकी बात की, ये इंडिया है सर, ये फॉरेन कंट्री है, यहाँ पे कोई इंडियन सिटीजन है, यहाँ पे कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यहाँ पे इंडिया के लिए विजिट के लिए आ रहा है, ठीक है, इतनी बात हुई। अब क्या कह रहे हैं, अगर ये जो पर्सन इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यहाँ पे दोनों आते थे, दोनों ही, इंडियन सिटीजन भी आ गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी आ गया। सर किसे कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसा ऐसा एसएससी, ऐसा ऐसा इंडिविजुअल जिसके फादर या फोर फादर्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे। 1947 से पहले जो इंडिया था, वहां पे अगर इनके फादर या फोर फादर्स बॉर्न हुए हैं, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ऐसा कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, एंड एंड उसकी उसकी फॉरेन सोर्स से, फॉरेन सोर्स से इनकम नहीं देखनी है ना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स, इसकी टोटल इनकम में फॉरेन सोर्स नहीं देखना है, अदर देन फॉरेन सोर्स, वो क्यों देखेंगे हम, अगर इसकी टोटल इनकम में फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं लेनी है, अगर इसकी टोटल इनकम में मतलब इंडियन सोर्स की ही इनकम लेनी है, ऐसा बंदा जो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है वो इंडियन सिटीजन था या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, पहली बात, उसकी टोटल इनकम में फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं, तो इंडियन सोर्स की ही इनकम अगर 15 लाख से एक्सीड हो रही, 15 लाख से ज्यादा हो रही है, तो ऐसे केसेस में ये वाला बंदा रेसिडेंट कब कहलाएगा, आई बात समझ में, कब कहलाएगा, जब का तो वो इंडिया में 182 डेज रहेगा, यानी बेसिक कंडीशन फर्स्ट हो गई, का तो और में यहाँ पे नहीं, पहले था ऐसा कि 60 डेज एंड 365 डेज होना चाहिए, तो इस 60 डेज की जगह आपको लिख देना है 120 डेज, याद रखना है 120 डेज। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे उसको 120 डेज से या उससे ज्यादा रहा होगा, तो ही यहाँ पे रेसिडेंट मानेंगे, अदरवाइज रेसिडेंट मानेंगे नहीं। किसके लिए, इस वाले बंदे के लिए। क्लियर? फिर से बोल देता हूँ, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर था, इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, अगर इसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स से होने वाली इनकम, यानी इंडियन सोर्स से होने वाली इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो रेसिडेंट कब कहलाएगा, का तो 182 डेज इंडिया में रहेगा तो, और 60 डेज की जगह क्या बोलना है, 120 डेज या 365 डेज पिछले 4 साल में रहेगा, तो ही रेसिडेंट कहलाएगा।
ठीक है, चलिए और एक चीज समझनी है। चलिए अब क्या है आगे, देखो उसके अंदर और एक चीज आती है डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट इसका भी ध्यान रखना है। अभी हम क्या कह रहे थे, अभी ये कह रहे थे क्या, कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बाहर से या इंडिया की विजिट के लिए आ रहा है, और अगर उसकी इनकम 15 लाख से 15 लाख से ज्यादा है इंडियन सोर्स से, फॉरेन सोर्स से नहीं, तो ऐसे केसेस में आप 182 डेज देखोगे तो रेसिडेंट हो जाएगा। का तो अगर 182 डेज में नहीं आता है तो क्या देखोगे, 120 डेज एंड 365 डेज चेक करोगे पिछले 4 सालों के अंदर। अब इसके अंदर और एक चीज याद रखनी है, इसके अंदर ही अब क्या बोल रहे हैं, एन इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन है, देखो यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं लिखा है, हैविंग टोटल इनकम, अगर अगेन इनकम की बात कर, अदर देन फॉरेन सोर्स का नहीं, है ना, इंडियन सोर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन सोर्स, फॉरेन सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो टोटल इनकम का की सर कौन सी इनकम की बात करते हैं, इंडियन इनकम की बात करते हैं। 15 लाख से अगर बढ़ जाए प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वो डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। हम कोई डेज वेज देखेंगे नहीं, देखो यहाँ पे डेज देखना ही नहीं, हम बिल्कुल भी डेज नहीं देखेंगे, यहाँ तो फिर भी डेज लिखना था। तो सर यहाँ और यहाँ पे क्या फर्क है, फर्क है देखो, क्या फर्क है, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, अगर उसकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा हो रही है, तो वो डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। अगर वो किसी दूसरे कंट्री में टैक्सेबल नहीं है, इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, तो ऐसे बंदे को फिर इंडिया में टैक्स देना, सिंपल सी बात है। देखो ये वाली लाइन जो थी ना, लायबल टू टैक्स इन अदर कंट्री, वो यहाँ पे नहीं था, ऊपर वाले केसेस में नहीं था, इस वाले केसेस में नहीं था, यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर किसी दूसरी कंट्री में लायबल नहीं है टैक्स पे करने की, और अगर इसकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा हो रही है, तो फिर आपको टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा, और आपको रेसिडेंट है, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेंगे, आपको डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे, इन शॉर्ट क्या मान लेंगे, डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे। क्लियर इतना, चलिए अभी हुआ क्या, अल्टीमेटली क्या मतलब हुआ, इन सब चीजों का मैं आपको समरी करके दे देता हूं। चलिए अब क्या मेन बात क्या है, इतना पढ़ने के बाद आप क्या समझे, देखिए अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट कब होगा, पहली बात, अगर इंडिया में 182 डेज या इससे ज्यादा यहाँ पे प्रीवियस ईयर में रह गए, ठहर जाएगा तो, अगर यहाँ पे नहीं आता है तो, अगर इस कंडीशन में नहीं फंसा तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज ठहरना चाहिए, और पिछले 4 सालों में प्रीवियस ईयर को छोड़ के 365 डेज या ज्यादा यहाँ पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। यही है कंडीशन। अब फिर बोलते हैं यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या, यही आप देख के नहीं चलोगे, यही दिन देख के नहीं चलोगे, एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन में क्या बोला, पहले बोला कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, भारत छोड़ के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो आप सिर्फ 182 डेज देखोगे। दूसरी बात, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, भारत छोड़ के एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंटर्नशिप बाहर जा रहा है, तो अगेन आप 182 डेज देखोगे। तीसरी बात, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो बाहर रहता है, इंडिया में आ रहा है विजिट करने के लिए, तो ऐसे केसेस में आप 182 डेज ही देखोगे, ठीक है। बट अगर इस पर्सन की इनकम अगर आपको क्वेश्चन में दी गई, क्या दी गई हो सर, इनकम दी गई है, आपको इनकम बोला है, तो इनकम में चेक करना पड़ेगा कुछ, टोटल इनकम जो उसकी होती है वो फॉरेन सोर्स से नहीं, फॉरेन सोर्स को नहीं देखनी है, इंडियन सोर्स से अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कितनी, इंडियन सोर्स से 15 लाख से अगर इसकी इनकम ज्यादा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या दूसरी कंट्री में वो टैक्सेबल है कि नहीं, है ना। अगर किसी दूसरी कंट्री में टैक्सेबल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा डीम्ड रेसिडेंट। लेकिन अगर किसी दूसरी कंट्री में टैक्सेबल है, तो हमें क्या देखना है, इंडिया में रेसिडेंट कब होगा, अगर वो 182 डेज आएगा तो, का तो 120 डेज एंड 365 डेज और मोर इन अ 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस। क्लियर, चलिए इससे ये पता चलेगा कि रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट हुआ कि नहीं।
एक बार अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट हो जाए तो आपको चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? वही इंडिविजुअल जिसकी हम बात कर रहे थे, पिछले प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल यहाँ पे रेसिडेंट हो रहा है ना, he has been resident in India for at least 2 years out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। ये पहली कंडीशन एंड है, एंड याद रखना, एंड है इन दोनों के बीच में। क्या बोला? पिछले 7 सालों में 730 डेज या मोर यहाँ पे इंडिया में रह रहा है। पिछले 7 सालों से प्रीवियस ईयर को छोड़ के इंडिया में 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में यहाँ पे था, तो क्या हो जाएगा? वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। क्लियर? चलो, इंडिविजुअल के बाद अभी हमको देखना है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। किसका देखेंगे सर? एचयूएफ का। एचयूएफ में एचयूएफ रेसिडेंट कब कहलाएगा? तो एचयूएफ में भी याद रखना, एचयूएफ रेसिडेंट हो सकता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, एंड एचयूएफ नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। एचयूएफ रेसिडेंट कब कहलाएगा? एचयूएफ एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और रेसिडेंट कब कहलाएगा? जब उसका कंट्रोल है ना, उसके अफेयर्स का, एचयूएफ की बिजनेस के अफेयर्स का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली का तो पार्टली इंडिया से होगा। सिंपली बोल रहे, क्या बोल रहे? रेसिडेंट कब कहलाएगा? जो जब कोई एचयूएफ होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, यहाँ पे बिजनेस कर रही है, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अफेयर का कंट्रोल, इसका कंट्रोल कहाँ पे है? अगर कंट्रोल होली इंडिया से होता होगा या पार्टली भी इंडिया से होता होगा, तो ये एचयूएफ क्या हो जाएगा सर? रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। और अगर रेसिडेंट इन इंडिया है तो ही आपको चेक करना है ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं। का मतलब क्या हुआ? ऐसा एचयूएफ जिसका जिसके बिजनेस के अफेयर का कंट्रोल, इसका कंट्रोल होली होली ही इंडिया के बाहर होगा, पूरा ही इंडिया के बाहर होगा, तो ही वो एचयूएफ क्या कहलाएगा? नन रेसिडेंट। क्लियर? एक बार एचयूएफ क्या हो जाए? रेसिडेंट हो जाए, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं। और एचयूएफ को ऑर्डिनरी रेसिडेंट जानने के लिए वही कंडीशन थी जो इंडिविजुअल में आप चेक करते थे, वो एडिशनल कंडीशन थी वही, यही। यहाँ क्या चेक करेंगे कि वो जो करता, जो एचयूएफ को मैनेज करता है, करता द हेड ऑफ द फैमिली, वो पिछले 10 सालों में अगर 2 साल क्या हो जाएगा? इंडिया में रेसिडेंट, और पिछले 7 सालों में 730 डेज या ज्यादा इंडिया में आता है ना, तो ऐसे केसेस में ये एचयूएफ क्या हो जाएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर? अब देखते हैं हम कंपनी के केसेस में क्या होगा, बाकी सब पर्सन में क्या होगा। अब देखते हैं आरएस ऑफ कंपनी, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। याद रखना, कंपनीज के केसेस के अंदर कंपनी का तो रेसिडेंट होगी, का तो नॉन रेसिडेंट होगी। कंपनी के केसेस के अंदर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होता नहीं है। सिंपल है। अगर कोई कंपनी का आप जानना चाहते हो रेसिडेंशियल स्टेटस, तो अगर वो कंपनी इंडियन कंपनी है, कौन सी कंपनी? इंडियन कंपनी, तो वहां पे आपको रेसिडेंट समझ लेना है। इंडियन कंपनी में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना नहीं है, आपको देखना ही नहीं कि उसका मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, तो रेसिडेंट हो जाएगा। अगर कोई फॉरेन कंपनी है, अगर फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होली इंडिया से है, तो रेसिडेंट हो जाएगा, है ना। और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया से है तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। सिंपली क्या देखना है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से होगा, पूरा ही इंडिया से होगा तो ही रेसिडेंट, अगर थोड़ा बहुत भी या पूरा बाहर से होगा तो नॉन रेसिडेंट। तो ये कंपनी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट में क्या बाकी बचता है? लास्ट में ही बाकी बचता है कि बाकी जो पर्सन थे, इसके अलावा जो पर्सन थे हमारे, कौन कौन से पर्सन थे? एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जोड़ी गए पर्संस या फर्म, वो कब कहलाएंगे रेसिडेंट यहाँ पे? तो याद रखना, इन सब केसेस के अंदर भी दो ही स्टेटस निकल के आते हैं, रेसिडेंट का तो नॉन रेसिडेंट। यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता नहीं है जैसा इंडिविजुअल और एचयूएफ में होता है। ये लोग रेसिडेंट कब कहलाएंगे? जब उनके अफेयर का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उनके बिजनेस के अफेयर का कंट्रोल
उनकी बिजनेस का कंट्रोल और अफेयर का मैनेजमेंट, है ना, थोड़ा बहुत भी फुल्ली, पूरा का तो थोड़ा बहुत भी पार्टली इंडिया से होता होगा, तो हम उसको रेसिडेंट मान के यहाँ टैक्स लगा देंगे सर, दुनिया भर की इनकम पे टैक्स यहाँ देना पड़ेगा फिर आपको। एंड अगर उनके बिजनेस के जो अफेयर है उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा ही बाहर से होगा, होली बाहर होगा, होली आउटसाइड इंडिया, तो ही हम उसको मानेंगे नॉन रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे थियरी खत्म हो जाती है, किसकी? रेसिडेंशियल स्टेटस की थियरी खत्म होती है। अब सिर्फ सम तो आपको, है ना, कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे सम आपको सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के पूछते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे।